सेठ जी के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद बेटों ने जिस बूढ़े नौकर को गंदगी कहकर हवेली से बाहर फेंक दिया था, वकील ने जब तिजोरी खोली तो उसी नौकर की तस्वीर देखकर सबके होश उड़ गए। आगे जो हुआ वह आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि दुनिया में खून के रिश्तों से बड़ा भी कोई रिश्ता होता है या नहीं। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक पुराने और रसूखदार शहर बनारस की। गंगा किनारे बनी एक विशाल हवेली जिसे पूरा शहर रायजादा हवेली के नाम से जानता था। इस हवेली के मालिक थे ठाकुर रघुवीर सिंह। रसूख ऐसा कि शहर का पत्ता भी उनकी मर्जी के बिना नहीं हिलता था, लेकिन स्वभाव ऐसा कि दुश्मन भी उनके पैर छूते थे। इस विशाल हवेली में रघुवीर सिंह अब अकेले रह गए थे। पत्नी का देहांत वर्षों पहले हो चुका था और दोनों बेटे विकास और समीर अपनी अपनी पत्नियों के साथ मुंबई की चकाचौंध में बस गए थे। हवेली में अगर कोई रघुवीर सिंह के साथ परछाई की तरह रहता था तो वह था उनका पुराना सेवक और ड्राइवर काका हरिराम। हरिराम की उम्र कोई 60 के पार रही होगी। चेहरे पर झुर्रियां, बालों में सफेदी, लेकिन कमर एकदम सीधी। पिछले 40 सालों में हरिराम ने इस हवेली की सेवा की थी। रघुवीर सिंह के लिए हरिराम सिर्फ एक नौकर नहीं थे, वो उनकी दवा का समय याद रखने वाली घड़ी थे। उनके अकेलेपन के साथी थे और कई बार तो बेटों से ज्यादा सगे थे। जब रघुवीर सिंह बीमार पड़े तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। हवेली के बड़े बड़े कमरों में सन्नाटा पसरा था। बस हरिराम के पैरों की आहट गूंजती थी। वह रात भर जागकर ठाकुर साहब के पैर दबाता, उन्हें चम्मच से दलिया खिलाता, और जब ठाकुर साहब दर्द से कराहते तो हरिराम की आंखों से आंसू बहने लगते। मुंबई से बेटे आए, लेकिन तब जब हरि ठाकुर साहब की सांसें उखड़ रही थी, विकास और समीर दोनों ने आते ही सबसे पहले डॉक्टर से पिता की हालत नहीं बल्कि वकीलों से जायदाद के कागजातों के बारे में पूछना शुरू कर दिया। उनकी बहुएं नताशा और रिया नाक भौसी कोड़े हवेली की धूल और पुरानेपन की शिकायत कर रही थी। अरे रामू, यह पानी का गिलास यहाँ क्यों रखा है? हटा इसे। बड़ी बहू नताशा चिल्लाई। उसने हरिराम को हरि काका नहीं रामू कहा। हरिराम ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप गिलास हटा दिया। उसे अपमान की आदत नहीं थी, क्योंकि ठाकुर साहब ने उसे हमेशा छोटे भाई का दर्जा दिया था, लेकिन वह जानता था कि अब समय बदल रहा है। अगले ही दिन ठाकुर रघुवीर सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरा शहर रोया, गरीबों के घरों में चूल्हे नहीं जले, लेकिन हवेली के अंदर का माहौल कुछ और ही था। 13वीं की रस्म पूरी होते ही अभी मेहमान घर से गए भी नहीं थे कि विकास ने हरिराम को आंगन में बुलाया। दोनों बेटे सोफे पर बैठे थे। बहुएं अपनी साड़ियों की कीमत गिन रही थी। हरिराम हाथ जोड़कर खड़ा था, जैसे कोई अपराधी हो। देखो हरिराम, विकास ने कड़क आवाज में कहा। पिताजी थे तब तक ठीक था, लेकिन अब यह हवेली हम बेच रहे हैं। हमें यहाँ की पुरानी चीजों की और तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हरिराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। हवेली बेचना? यह हवेली ठाकुर साहब की आत्मा थी। उसने कांपती आवाज में कहा, छोटे मालिक, यह हवेली तो सरकार की निशानी है, इसे जुबान मत लड़ा। समीर बीच में ही चिल्ला पड़ा। तुम होते कौन हो हमें सलाह देने वाले? सारी उम्र पिताजी के टुकड़ों पर पले हो, अब क्या हमारे टुकड़ों पर पलने का इरादा है? अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और अभी के अभी दफा हो जाओ। हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने 40 साल इस घर को अपना खून पसीना दिया था। बेटा, मैं कहाँ जाऊंगा इस बुढ़ापे में? मुझे बस एक कोना दे दो, मैं पड़ा रहूंगा, मैं तनख्वाह भी नहीं लूंगा। नताशा ने हिकारत से देखा और बोली, अरे यह बूढ़ा फ्री में भी रहेगा तो भी सरदर्द ही है। बीमार पड़ेगा तो इलाज कौन कराएगा? निकलो यहाँ से। बेटों ने हरिराम का हाथ पकड़ा और उसे धक्के मारकर हवेली के बड़े दरवाजे से बाहर निकाल दिया। उसका पुराना संदूक सीढ़ियों पर लुढ़क गया। हरिराम ने एक बार मुड़कर उस हवेली को देखा जिसे उसने मंदिर माना था, और फिर अपनी गीली आंखों को पोंछते हुए उस शहर को छोड़कर अपने गांव की ओर चल दिया। दोस्तों, कहानी में असली मोड़ अब आने वाला है। अक्सर हम जिसे कांच का टुकड़ा समझकर फेंक देते हैं, समय आने पर वही हीरा निकलता है। लेकिन आगे क्या हुआ यह जानने से पहले अगर आप भी अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। हरिराम के जाने के 2 दिन बाद शहर के सबसे बड़े वकील मिस्टर खन्ना हवेली पहुंचे। उनके हाथ में एक लाल रंग की फाइल थी, ठाकुर रघुवीर सिंह की वसीयत। विकास और समीर के चेहरों पर लालच साफ दिख रहा था। उन्हें लगा कि अब करोड़ों की जायदाद, फार्म हाउस और मुंबई के फ्लैट सब उनके नाम होंगे। वकील साहब ने चश्मा ठीक किया और वसीयत पढ़ना शुरू किया। मैं रघुवीर सिंह अपने पूरे होशो हवास में यह लिखता हूं कि मेरे जाने के बाद मेरे बैंक अकाउंट की नकद राशि जो कि 5 करोड़ रुपए है, वह मेरे दोनों बेटों में बराबर बांट दी जाए। बेटे खुश हो गए। 5 करोड़ बड़ी रकम थी, लेकिन वकील साहब रुके नहीं। लेकिन वकील साहब ने जोर देकर कहा, मेरी यह हवेली, मेरी पुश्तैन सोना जो कि हवेली के तहखाने की तिजोरी में है, और मेरी 500 बीघा जमीन, इसका फैसला एक विशेष शर्त पर होगा। सबके कान खड़े हो गए। विकास ने बेचैनी से पूछा, कैसी शर्त वकील साहब? वकील साहब ने वसीयत का पन्ना पलटा और कहा, ठाकुर साहब जानते थे कि उनके जाने के बाद हवेली का क्या होगा, इसलिए उन्होंने लिखा है कि हवेली और पुश्तैनी खजाने की चाबी बैंक लॉकर में नहीं है। चाबी एक ऐसे इंसान के पास है जो इस परिवार का सबसे वफादार सदस्य है। अगर वह इंसान अपनी मर्जी से चाबी देगा और वसीयत पर हस्ताक्षर करेगा तभी यह जायदाद बेटों को मिलेगी, वरना सारी संपत्ति अनाथालय को दान कर दी जाएगी। समीर हंस पड़ा। अरे तो इसमें क्या बड़ी बात है? चाबी किसके पास है? चाचा जी के पास, मुनीम जी के पास? वकील साहब ने एक गहरी सांस ली और कहा, नहीं, वसीयत में लिखा है चाबी और संपत्ति का गार्जियन, संरक्षक वह है जिसने मेरी सेवा तब तक की जब मेरे अपने खून ने मुझसे मुंह फेर लिया। वह नाम है श्री हरि राम तिवारी।
हवेली के हॉल में सन्नाटा छा गया, इतना गहरा सन्नाटा कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। क्या वो नौकर? नताशा चीख पड़ी। पापा जी पागल हो गए थे क्या? करोड़ों की जायदाद का फैसला उस दो कौड़ी के नौकर के हाथ में? वकील साहब ने गंभीरता से कहा। जुबान संभालिए मैडम, अब वो इस जायदाद के कानूनी संरक्षक हैं। बिना हरिराम के दस्तखत के आप इस हवेली की एक ईंट भी नहीं बेच सकते। और हाँ, अगर 7 दिनों के अंदर हरिराम ने साइन नहीं किए तो सब कुछ ट्रस्ट को चला जाएगा। अब बेटों के पसीने छूटने लगे, जिससे हरिराम को उन्होंने धक्के मारकर गालियां देकर निकाला था। आज उनकी पूरी किस्मत उसी की मुट्ठी में थी। विकास हड़बड़ाया, लेकिन वो गया कहाँ? हमें तो पता भी नहीं। वकील साहब ने अपना बैग उठाया। यह पता करना आपका काम है, आपके पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं। उस रात हवेली में किसी को नींद नहीं आई। जो बहुएं हरिराम को पानी देने में भी कतराती थी, अब वही भगवान से दुआ मांग रही थी कि वो बूढ़ा मिल जाए। अगले ही दिन विकास और समीर अपनी महंगी गाड़ी लेकर हरिराम के गांव रामपुर की ओर निकल पड़े। रास्ता कच्चा था, गाड़ी हिचकोले खा रही थी, धूल मिट्टी से उनकी महंगी शर्ट खराब हो रही थी। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद वे गांव पहुंचे। उन्होंने सोचा था कि हरिराम किसी टूटी फूटी झोपड़ी में रो रहा होगा, लेकिन जब वे उसके घर पहुंचे तो नजारा कुछ और था। हरिराम का घर कच्चा जरूर था, लेकिन उसके बाहर गांव वालों की भीड़ लगी थी। हरिराम एक खाट पर बैठा था और गांव के बच्चों को रामायण की कहानियां सुना रहा था। उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। वो सुकून जो सब कुछ खोने के बाद भी ईमानदार लोगों के पास रहता है। विकास और समीर भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। हरिराम ने उन्हें देखा। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं आया, न ही कोई नफरत। बस उसने धीरे से कहा, छोटे मालिक आप यहाँ? विकास जो हमेशा चिल्लाकर बात करता था, आज उसकी आवाज भीगी बिल्ली जैसी थी। काका, वो हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, चलिए घर वापस चलिए। हरिराम मुस्कुराया, एक फीकी मुस्कान। घर? मेरा घर तो यही है मालिक। वो हवेली तो अमीरों की है, हम गरीबों की जगह वहां कहाँ? समीर ने देखा कि बात बिगड़ रही है। वह तुरंत हरिराम के पैरों में गिर पड़ा। यह वही समीर था जिसने उसे धक्के दिए थे। काका, पिताजी की वसीयत, चाबी सब आपके पास है। अगर आप नहीं गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। हमारी खातिर न सही, बाबूजी की आत्मा की शांति के लिए चलिए। बाबूजी का नाम सुनते ही हरिराम की आंखें भर आई। जिस मालिक को उसने भगवान माना था, उसकी आत्मा को वह कैसे दुखी देख सकता था। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं चलूंगा, लेकिन जायदाद के लिए नहीं, बाबूजी के वचन के लिए। दोस्तों, इंसान की पहचान तब नहीं होती जब उसके पास कुछ नहीं होता, बल्कि तब होती है जब उसके पास सब कुछ देने की ताकत आ जाए। हरिराम ने जो हवेली में जाकर किया वह सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन कहानी के इस सबसे भावुक हिस्से पर जाने से पहले अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। गाड़ी वापस हवेली पहुंची। वकील साहब पहले से मौजूद थे। पूरा मौरिवाल हॉल में इकट्ठा था। हरिराम अपनी पुरानी धोती कुर्ते में सोफे पर नहीं जमीन पर बैठा। वकील ने पूछा, हरिराम जी, क्या आप वसीयत पर हस्ताक्षर करने को तैयार हैं? क्या आप इन बच्चों को जायदाद सौंपने की अनुमति देते हैं? विकास और समीर की सांसें अटकी हुई थी। बहुएं हाथ जोड़े खड़ी थी। हरिराम ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक पुरानी कपड़ों में लिपटी हुई चाबी निकाली। यह वही चाबी थी जो ठाकुर साहब ने मरते वक्त चुपके से उसके तकिए के नीचे रख दी थी। हरिराम खड़ा हुआ। उसने चाबी विकास के हाथ में नहीं दी। उसने चाबी वकील साहब की मेज पर रखी और कहा, वकील साहब, मैं अनपढ़ हूं, लेकिन बाबूजी ने मुझे इंसान की परख करना सिखाया था। फिर वह बेटों की तरफ बढ़ा, तुमने मुझे घर से निकाला, उसका मुझे दुख नहीं। दुख इस बात का है कि तुमने अपने पिता के घर को बाजार समझ लिया। यह हवेली ईंट पत्थर नहीं, तुम्हारे पूर्वजों का मान है। हरिराम ने वकील से कहा, मैं दस्तखत करूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शर्त? विकास चौंक गया। हाँ, हरिराम ने दृढ़ता से कहा, इस जायदाद का 50% हिस्सा एक ट्रस्ट के नाम होगा जो बुजुर्गों के लिए आश्रम बनाएगा, ताकि जिस तरह मेरे परिवार तड़प तड़प कर मरे या जिस तरह मुझे बुढ़ापे में धक्के मिले, वैसा किसी और बुजुर्ग के साथ ना हो। बाकी 50% तुम दोनों का मंजूर है? करोड़ों की दौलत में से आधा दान करना बेटों के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अगर मना करते तो पूरा 100% हाथ से जाता। मजबूरी में उन्होंने सिर झुकाकर हाँ कह दी। हरिराम ने अंगूठा लगाया और जैसे ही कागज पक्का हुआ, उसने अपने झोले से 500 रुपए निकाले। यह वो पैसे थे जो उसे गाँव जाते वक्त बस के किराए से बचे थे। उसने वो नोट विकास के हाथ में रखकर कहा, मालिक ने मेरी बरसों की सेवा का बहुत कुछ दिया है, पर यह मेरे पास रह गया था, इसे भी रख लो, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर हरिराम मुड़ा और दरवाजे की तरफ चल दिया। काका, विकास रोते हुए पीछे दौड़ा। काका मत जाओ, यहीं रहो, हम सुधर जाएंगे, हमें आपकी जरूरत है। हरिराम दरवाजे पर रुका। उसने मुड़कर नम आंखों से कहा, वफादारी खरीदी नहीं जाती छोटे मालिक, कमाई जाती है। जब तक बाबूजी थे मेरा फर्ज था, अब वो नहीं है तो मेरा बंधन भी मुक्त हुआ। हरिराम वह हवेली छोड़कर चला गया। इस बार उसे किसी ने निकाला नहीं था, वह अपनी मर्जी से गया था, सिर ऊंचा करके। उसके जाने के बाद हवेली में करोड़ों की दौलत तो थी, लेकिन वह बरकत चली गई थी जो एक बुजुर्ग के आशीर्वाद में होती है। बेटों को दौलत मिल गई, लेकिन वे आज भी उस बूढ़े नौकर के सामने खुद को फकीर महसूस कर रहे थे। उन्होंने हरिराम को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह फिर कभी नहीं मिला। कहते हैं वह किसी तीर्थ में जाकर बस गया, जहां वह लावारिस मरीजों की सेवा करता है। निष्कर्ष,
दोस्तों यह कहानी हमें सिखाती है कि पद और पैसा आपको विरासत में मिल सकता है, लेकिन सम्मान और वफादारी आपको अपने कर्मों से कमानी पड़ती है। घर के बड़े बुजुर्ग और पुराने सेवक घर की नींव होते हैं। अगर आप नींव को ही खोद खोद देंगे तो महल चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, एक दिन गिर ही जाएगा। कभी किसी को छोटा मत समझिए, क्योंकि वक्त का पहिया जब घूमता है तो रंग को राजा और राजा को रंग बनाने में देर नहीं लगती। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या हरिराम का फैसला सही था? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।